नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी इस कक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू किया था। उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम इस कक्षा में देखेंगे। यह कक्षा यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर स्टेट के जितने भी टेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितवाद, जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहते हैं, क्या है? यह क्या है? बच्चा खुद से बात करता है ताकि वह अपनी सोच को दिशा दे सके। बच्चा मानता है कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है, या फिर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अहम केंद्रित वाक्य, जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बच्चा जो खुद से बात करता है, यह जो अहम केंद्रित वाक्य की बात कर रहे हैं, जीन पियाजे के अनुसार दिया गया है, जिसमें हम कहते हैं कि बालक अपने स्वयं से बातचीत करता है, जिससे वह अपनी समस्याओं को, अपनी सोच को एक नई दिशा दे सके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बच्चा खुद से बात करता है ताकि वह अपनी सोच को एक दिशा दे सके। जिन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य की बात की है, वहीं पर वाइगोत्स्की साहब जो हैं, वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने इसी बात को इन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच। क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच की बात की है, जिसे हम कहते हैं निज वार्ता। बातें दोनों एक ही हैं, लेकिन जिन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य, वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निज वार्ता, जिसमें दोनों में यही होता है कि बच्चा स्वयं से बात करता है ना, किसी एक कोने में बैठकर अपने आप से अपनी समस्याओं पर अपने से बात करता है, जिससे उसका हल निकाल सके। अगला प्रश्न है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? जेडपीडी का अर्थ क्या है? वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले सब कुछ कर सकता है, या वह अंतर जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है, या फिर बच्चे के सीखने की अंतिम सीमा, या शिक्षक द्वारा दिया गया दंड। तो जेडपीडी क्या है? जेडपीडी का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम वाइगोत्स्की को जब पढ़ रहे तो उसमें हमने वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसे हमने पढ़ा था। सिद्धांत का नाम था इनके सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी सिद्धांत में हमने जेडपीडी को पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का स्तर। तो जो जेडपीडी है, जेडपीडी वह अंतर है जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसी जेडपीडी में हमने इसके फोल्डिंग की भी बात की थी, इसके फोल्डिंग की भी बात की थी, जिसे हम कहते हैं पाड़ या ढांचा, या फिर सहारा देना। सहारा किसे देते हैं हम? सहारा उन बच्चों को देते हैं जो किसी समस्या को जेडपीडी के क्षेत्र में, जेडपीडी में जो किसी समस्या को हल करने में उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे वह उस समस्या को हल कर पाते हैं। तो इसके फोल्डिंग का मतलब होता है एक अस्थाई सहारा देना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है, हर्लाग ने कहा है, पियाजे ने कहा है, या फिर कोहलर ने कहा है? किसने कहा है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है? तो स्किनर साहब ने कहा है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि स्किनर का जो सिद्धांत है, स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें हम क्रिया प्रसूत का मतलब होता है क्या? जिसमें क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार। किससे? पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत कहते हैं। वहीं हर्लाग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर्लाग का कथन है
कि जो विकास है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किसने कहा है? तो हरलाख ने कहा है। वहीं हम पियाजे की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आप सभी जानते हैं। और वहीं पर कोहलर की बात करें तो कोहलर के सिद्धांत का नाम है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्किनर ने कहा है विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है पियाजे के किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना शुरू कर देता है? किस अवस्था में करता है अमूर्त? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अमूर्त चिंतन। तो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर इंद्रिय जनित गामक। आप सभी जानते हैं अमूर्त चिंतन जो होता है वह होता है औपचारिक संक्रियात्मक में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। वहीं अवस्था की बात करें तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। वहीं मूर्त संक्रियात्मक जो है यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है यह 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। और इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में किस कारक की भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने के किस कारक की भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया है? आनुवांशिक पर दिया है, भौतिक पर दिया है, सामाजिक पर दिया है या फिर नैतिक पर दिया है? आप सभी जानते हैं कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सबसे अधिक किस पर बल दिया है वाइगोस्की ने? सामाजिक विकास पर दिया है। और वाइगोस्की का कहना है कि जो बालक का विकास होता है वह कहाँ पर होता है? खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है। किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज जिसे कहते हैं, हमें सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? मंद होता है, तीव्र होता है, औसत होता है या फिर इसमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? तीव्र होती है। सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विकास के सिर पदाभिमुख, विकास के सिर पदाभिमुख जिसे हम सेफालोकॉर्डल के नाम से जानते हैं, सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर पदाभिमुख सेफालोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? पैर से सिर की ओर होता है, या सिर से पैर की ओर होता है, या मध्य से बाहर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो आप सभी जानते हैं कि जो सिर पदाभिमुख का सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं सेफालोकॉर्डल, इसमें जो विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तरफ होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सिर से पैर की तरफ विकास की दिशा होती है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना होती है। क्या होती है? मानसिक संरचना होती है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु की जो छवि होती है उसको क्या करते हैं? हम स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मानसिक संरचनाओं का एक पुंज या संगठन होता है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, या सीखने की एक विधि है, वातावरण के साथ समायोजन है। तो स्कीमा क्या है? मानसिक संरचनाओं का एक संगठन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मानसिक संरचनाओं का संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा है? बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है, गैरेट ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, या फिर हॉलैंड ने? तो जो बालक का विकास होता है, बालक के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है डेवलपमेंट, बालक का विकास। यह किसने कहा है? तो यह कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्हें हम वुडवर्थ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि बालक का जो विकास है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। बालक के विकास में
कितना प्रतिशत अनुवांशिकता का है और कितना प्रतिशत वातावरण का है, यह बता पाना संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो बालक का विकास है वह अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया से, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की द्वारा दी गई स्कैफोल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं, तकनीक का क्या अर्थ है? बच्चे को पूरी तरह से काम करने देना, या सीखने के दौरान वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, या फिर बच्चे को दंड देना या बच्चे की नकल करना। तो आप सभी जानते हैं स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है क्या? पाड़ या ढांचा या फिर सहारा देना। हमने जेडपीटी में इसे पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक अस्थायी सहायता करना, किसके द्वारा? वयस्कों के द्वारा। और वयस्कों में भी कौन होना चाहिए? तो MKO होना चाहिए। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वयस्क भी दे सकते हैं, आपसे बड़ा व्यक्ति, आपसे छोटा व्यक्ति, लेकिन शर्त ये है कि वह MKO होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे अधिक जानने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सीखने के दौरान वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अस्थायी का मतलब ये होता है कि बालक को हम एक समय के लिए ही स्कैफोल्डिंग देते हैं, उसके बाद हम उसे सहायता देना बंद करते हैं, वह अपने आप से उस समस्या का समाधान कर लेता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, की अवधि क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है, या 7 से 11 वर्ष की, या फिर 11 से 15 वर्ष की होती है। तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तर्क का विकास, या जीववाद और पलटावली सोच का अभाव, या फिर संरक्षण की समझ, या फिर अमूर्त चिंतन। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जीववाद की भावना और पलटावली सोच का अभाव। पलटावली सोच का अभाव का मतलब इसे हम अपलटावली कह देते हैं, अपलटावली कह देते हैं, पलटावली सोच का अभाव। जीववाद की भावना क्या है? जीववाद की भावना का मतलब होता है कि जब बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक होता है, तो उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, फैन, जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को वह क्या समझता है? सजीव समझता है। वह समझता है कि यह सभी चीजें क्या हैं? सजीव है, इन सभी में जान है। तो जब कभी भी बालक को उस वस्तु से चोट लगती है, तो जब तक आप देखेंगे कि जब तक वह आप उस वस्तु को नहीं मारेंगे, तब तक बालक शांत नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालक को लग रहा है कि जो भी वस्तुएं हैं ये सभी क्या हैं? सजीव हैं, और इस वस्तु ने मुझे मारा है। तो इसे कहते हैं हम जीववाद की भावना, या एनिमिज्म कहते हैं। और पलटावली सोच का अभाव या फिर अपलटावली इसे कहते हैं। तो हमने जब पिछली क्लास की थी, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था कि जब जीन प्याजे साहब अपने बालक को स्कूल ले जा रहे थे, है ना, जब स्कूल ले जा रहे थे अपने घर से, उसे स्कूल ले जा रहे थे, तो उस दिन थोड़ा सा लेट कर देते हैं और उसे स्कूल अपने साथ अपने साइकिल पर लेकर जाते हैं, और जो रास्ता होता है उसे थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं। जब स्कूल ले जाकर छोड़ते हैं उसे, तो बोलते हैं कि जिस रास्ते से स्कूल आए हो उसी रास्ते से कहाँ जाना? घर आ जाना। यहाँ पर उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी, मैं घर से स्कूल आने का रास्ता जानता हूँ, लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं जानता हूँ। इसी को हमने कहा था क्या? अपलटावली। मतलब बालक उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, इस बात को समझ रहा है, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि स्कूल से उसी रास्ते से घर भी आ जा सकता है। इसी को कहते हैं अपलटावली सोच, सॉरी, पलटावली सोच का अभाव या फिर अपलटावली। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वह है जीववाद और पलटावली सोच का अभाव। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है, हर्लाग ने कहा है, या फिर रॉस ने कहा है? तो आप सभी ने इसे कई बार पढ़ा होगा। तूफान और संघर्ष की अवस्था, तूफान और तनाव की अवस्था, यह सब कहाँ होता है? किशोरावस्था में होता है। और जो कहने वाले व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? स्टैनली हॉल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, विकास के समीप दूराभिमुख, जिसे हम
प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कहते हैं का अर्थ क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल का अर्थ क्या है? समीप दूराभिमुख का, सिर से पैर की ओर विकास, या केंद्र से परिधि की ओर विकास, या फिर सामान्य से सरल की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समीप दूराभिमुख का अर्थ होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास की दिशा होगी वह सेंटर से आउटर की तरफ होगी, मध्य से सिराओं की तरफ होगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। केंद्र से परिधि की ओर विकास की जो दिशा होती है उसे हम समीप दूराभिमुख सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अंतः संबंध के सिद्धांत से है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी एक दिन में आपका विकास नहीं होगा, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, या अपने कार्य को दिशा देने के लिए, या फिर वे पागल होते हैं, या वे बहुत बातें करना पसंद करते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जो जीन पियाजे ने कहा है उसे हम क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कहते हैं। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बालक स्वयं से बात करता है, किस लिए? कि वह किसी भी अपनी समस्या पर बातचीत करता है और उस समस्या का समाधान ढूंढता है। तो अपने कार्य को एक सही दिशा देने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, सेल्फ गाइडेंस के लिए बालक स्वयं से बात करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या है? पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना, या पुरानी जानकारी को पूरी तरह बदल देना, या फिर जानकारी को भूल जाना, या फिर तर्क करना? आप सभी जानते हैं कि जो आत्मसातीकरण है, हमने पढ़ा था एडाप्शन को, एडाप्शन जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। एडाप्शन में हमने दो चीजों को पढ़ा था, एक तो पढ़ा था एसिमिलेशन को पढ़ा था जिसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण, और एक हमने पढ़ा था एकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं समायोजन या फिर समविष्टीकरण भी बोल देते हैं। समविष्टीकरण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, आत्मसातीकरण में क्या होता है कि हम किसी भी सूचना को अपनी स्कीमा में, उसको हुबहू अपनी स्कीमा में जोड़ लेते हैं। कोई भी सूचना है उसे जैसा वह सूचना है उसी हिसाब से उसने स्कीमा में शामिल कर लेना क्या होता है? आत्मसाती। लेकिन जो सूचना है उस सूचना में थोड़ा सा फेरबदल कर दें, थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अपने हिसाब से कुछ और चीज़ें उसमें ऐड कर लें, तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन। जैसे मान लीजिए शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, जैसा उसने पढ़ाया वैसा ही आपने याद कर लिया, उसे बोलेंगे आत्मसातीकरण। लेकिन शिक्षक ने पढ़ाया, आपने उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ दी, उस जानकारी में कुछ और चीज़ें जोड़कर अपनी स्कीमा में शामिल कर लिए, तो उसे बोलते हैं समायोजन, समविष्टीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने क्या नाम दिया है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने क्या नाम दिया है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया है, औपचारिक संक्रियात्मक नाम दिया है, फिर संवेदी प्रेरक। तो आप सभी जानते हैं कि जो संवेदी प्रेरक है यह आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। वही औपचारिक संक्रियात्मक है, यह 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, और पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। अब 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रायड का है, एडलर का है, वाटसन का है, या फिर क्रू का है?
क्रू एवं क्रू का है। तो बताइए किसका है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हें हम फ्रायड के नाम से जानते हैं, इन्हें हम सिगमंड फ्रायड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन का अर्थ क्या है। पियाजे के अनुसार एकोमोडेशन का अर्थ क्या है। पुराने स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करना, या नई जानकारी को छोड़ देना, या बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना, या इसमें से कोई नहीं। हमने भी देखा कि समायोजन में क्या करते हैं, हम किसी नई जानकारी को अपने स्कीमा में शामिल करते हैं, लेकिन संशोधित करके, या फिर पुराने स्कीमा को संशोधित करना भी क्या है, समायोजन ही तो है। पुराने स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करना क्या होता है, समायोजन होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निजी वाक्य जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, है ना, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पियाजे ने किया, वाइगोत्स्की ने किया, स्किनर ने किया, फिर चॉम्स्की ने किया। किसने किया। तो हमने भी देखा कि जो निजी वाक्य है यह किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की ने जो स्वयं से बात करता है बालक, उसे हम निजी वाक्य कहते हैं, है ना, निजी वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की साहब ने इसे सबसे पहले प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, वाइगोत्स्की साहब ने। और वहीं जो ईगो सिंड्रोम था उसे पियाजे ने यूज किया था। अगला प्रश्न है बाल विकास में प्रकृति जिसे हम नेचर कहते हैं से क्या तात्पर्य है। प्रकृति, नेचर और नर्चर, इसे हम नर्चर मतलब वातावरण, है ना। तो बाल विकास में प्रकृति और वातावरण, नेचर और नर्चर पर क्या है, वातावरण से है, जैविक विशिष्टताएं या आनुवंशिकता से है, स्कूल का माहौल से, या फिर समाज से है। तो प्रकृति का मतलब होता है आपकी हेरिडिटी से, और वही वातावरण का मतलब आपका होता है किससे, इन्वायरमेंट से, वातावरण, है ना। तो प्रकृति का हेरिडिटी से और नर्चर का इन्वायरमेंट, वातावरण से। तो प्रकृति का तात्पर्य क्या है, जैविक विशिष्टताएं या फिर आनुवंशिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इन्हीं दोनों से आपका बालक का क्या होता है, विकास होता है। हमने भी देखा था ना कि डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, इन्हीं दोनों की अंतः क्रिया से, मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, इन दोनों के अंतः क्रिया से ही बालक का विकास होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है, विकास क्या है और वृद्धि क्या है। देखिए, विकास केवल शारीरिक होता है, वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। वहीं वृद्धि जीवन भर चलती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या अंतर है, वृद्धि जो होता है यह मात्रात्मक होता है, वहीं जो विकास होता है यह गुणात्मक होता है, और यहीं पर इस बात को भी समझ लें कि जो वृद्धि है यह विकास में समाहित है, इसलिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है ना। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य समानता क्या है। कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांतों में दोनों ने विकास को चरणों में बांटा है, दोनों ने केवल सामाजिक प्रभाव को माना है, दोनों ने भाषा को महत्व दिया है, या इनमें से कोई नहीं। कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांत में मुख्य समानता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों ने अपने सिद्धांतों को चरणों में बांटा हुआ है, स्टेजेस में बांटा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पियाजे के सिद्धांत का नाम आप सभी जानते हैं, पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वहीं कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, और कोहलर का है अंतर्दृष्टि एवं सोच का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु, टॉय एज किसे कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, या फिर किशोरावस्था को कहते हैं। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, बताइए। तो जो खिलौनों की आयु है यह आप पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है।
अगला प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। स्टेटमेंट है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें जैसा चाहूँ डॉक्टर, चोर, वकील जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा है? वाटसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है या फिर गार्नर ने कहा है? किसने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ डॉक्टर, चोर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है वाटसन, जेबी वाटसन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, जेबी वाटसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार जन्म से ही अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, या भाषा और विचार पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा विचार से पहले आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भाषा और विचार है, प्रारंभ में बालक का जो भाषा और विचार होता है वह बड़ों से अलग होता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है तो बाद में मिल ही जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, जन्म से ही अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु अस्थायित्व का अभाव पियाजे की किस अवस्था में, वस्तु अस्थायित्व का अभाव पियाजे की किस अवस्था में पाया जाता है? संवेदी प्रेरक में पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक में पाया जाता है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में पाया जाता है? जो वस्तु अस्थायित्व का अभाव है वह बालक संवेदी प्रेरक, जो संवेदी कामक अवस्था है उसमें पाया जाता है। और यह जो संवेदी कामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, और इसी अवस्था में बालक लगभग जब वह 8 मंथ का होता है, 8 महीने का होता है, तब बालक में वस्तु अस्थायित्व का भाव पाया जाता है। 8 महीने के बाद बालक में वस्तु अस्थायित्व का भाव आ जाता है, लेकिन वस्तु अस्थायित्व का अभाव 8 महीने के पहले होता है। 8 से 12 महीना, कितना? 8 से 12 महीने के, है ना? उसके बाद बालक में जो वस्तु अस्थायित्व का भाव है विकसित हो जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विकास के एकीकरण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? विकास के एकीकरण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? बच्चा पहले पूरे अंग को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, या फिर विकास अलग अलग दिशाओं में होता है, या फिर विकास रुक जाता है, विकास केवल सिर से शुरू होता है? तो एकीकरण का जो सिद्धांत है उसका अर्थ होता है कि पहले बालक अपने शरीर के अंग को हिलाता है, फिर उस अंग के भाग को हिलाता है, उसके बाद उस अंग और अंग के भाग दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। उसी को हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामूहिक एकालाप जिसे हम कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं की अवधारणा किसने दी? तो आप सभी जानते हैं कि जो सामूहिक एकालाप है, कलेक्टिव मोनोलॉग है, इसकी अवधारणा दी थी कौन? पियाजे साहब। पियाजे साहब ने दिया था कलेक्टिव मोनोलॉग को। अब यह कलेक्टिव मोनोलॉग है क्या कि जब कई लोग एक साथ बोलते हैं, है ना, कई लोग एक साथ बोलते हैं लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, है ना, बोल रहे हैं सभी साथ में लेकिन बातचीत कोई नहीं कर रहा है, सब अपने अपने विचारों पर बात कर रहे हैं, अपने अपने विचारों पर केंद्रित होकर बोल रहे होते हैं, वह एक दूसरे से नहीं बात करते हैं। उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग ना, अकेले कई लोग, बहुत से लोग हैं एक ही साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी समस्याओं पर, अपने विचारों पर केंद्रित होकर बोल रहे होते हैं। उसी को हम कहते हैं सामूहिक एकालाप। तो बस आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।